जय हिंद। इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में। शॉर्टकट में इसको जीटीएल इंफ्रा के नाम से भी जाना जाता है। 2004 में जब इस कंपनी की स्थापना हुई थी, उसके बाद से कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया, अपने निवेशकों को बहुत अच्छा रिटर्न निकाल कर दिया भी। 2007 के आसपास इस कंपनी का शेयर प्राइस 3 डिजिट में हुआ करता था, तकरीबन 100 रुपये के आसपास। लेकिन 2008 में जब लेहमन ब्रदर्स का क्राइसिस आया, मार्केट क्रैश हुआ, उसके बाद इस स्टॉक में भी गिरावट आई। और उसके बाद से देखेंगे तो अभी तक यह कंपनी अपने आप को खड़ा करने का और संभालने का ही काम करते हुए दिख रही है, प्रयासरत दिख रही है, लेकिन पूर्ण रूप से अपने आप को संभाल नहीं पाई है। जीटीएल इंफ्रा, जिसका पूरा नाम जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, यदि वर्तमान में देखेंगे तो लगभग 1600 करोड़ के आसपास इस कंपनी का वैल्यूएशन है और शेयर प्राइस है ₹1.30, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान का इसका शेयर प्राइस है। अभी इसी साल जनवरी 2022 में इसने अपना 52वीं का हाई बनाया था, तकरीबन ₹2.54 के आसपास। हाई बनाने के बाद से शेयर प्राइस कंटिन्यू डाउन जाने लगा, जैसा कि अमूमन हर एक पेनी स्टॉक में ऐसा ही हुआ है। उसके बाद मार्च से लेकर अभी तक देखेंगे तो इस कंपनी का शेयर प्राइस एक कंसोलिडेशन रेंज में घूमते हुए नजर आ रहा है, यानी कि किसी दो प्राइस के बीच में इस कंपनी का शेयर प्राइस पिछले 6 माह से रह रहा है। और वो दो प्राइस कौन कौन से हैं? ₹1.10 से लेकर ₹1.75। इसी के बीच में पिछले 6 माह से कंपनी का प्राइस घूम रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर कंसोलिडेशन रेंज में रहेगा कब तक, इससे बाहर कब निकलेगा? तो इसका बहुत सीधा सा जवाब है, जब कंपनी के फंडामेंटल में सुधार होने लगेगा, जब कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आने लगेंगे, जब कंपनी अपने खर्चे थोड़े कम करेगी और कर्जे को कम करने पर ध्यान देगी, तब इसके शेयर प्राइस के कंसोलिडेशन से बाहर निकलने की संभावना है। और जब तक इसका शेयर प्राइस कंसोलिडेशन से बाहर नहीं निकलेगा, स्टॉक में ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। यदि इसके फंडामेंटल की बात करें तो देखिए, वर्तमान में इसका बुक वैल्यू वैसे भी नेगेटिव में है, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पहले से ही माइनस में है, यानी कि ये कतई ठीक नहीं है। किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी ये निगेटिव में है तो चलिए पेनी स्टॉक है मानते हैं, लेकिन बुक वैल्यू कम से कम पॉजिटिव में होना चाहिए, वो निगेटिव में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखेंगे तो अभी तो Q2 के नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन जो जून के क्वार्टर के रिजल्ट आए थे, यानी कि जो Q1 के रिजल्ट आए थे, वो आया था 360 करोड़ रुपया। उसमें टोटल कंपनी का ये रेवेन्यू प्राप्त हुआ था। जबकि आप Q4 के नतीजे देखेंगे, यानी कि मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट आए थे, उसमें कंपनी को टोटल इनकम हुआ था 366 करोड़ रुपया। यानी कि उसके बाद जो Q1 का रिजल्ट आया, उसमें थोड़ा सा कम कंपनी को कमाई हुआ, लेकिन इसमें कंपनी ने खर्चा ज़्यादा किया। Q4 में, यानी कि मार्च क्वार्टर में जो कंपनी को 366 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त हुआ था, उसमें कंपनी ने खर्चे किए थे सिर्फ 224 करोड़ रुपए। जबकि जून क्वार्टर में जो रिजल्ट आया कंपनी का, और उसमें कंपनी को 360 करोड़ रुपए का कमाई हुआ, इसमें से कंपनी ने 324 करोड़ रुपए खर्च किए। आपने देखा कि जब कमाई कम हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, तो कायदे से कंपनी को खर्चे भी कम करने चाहिए थे, लेकिन खर्चा ज़्यादा किया है। इसका मतलब साफ है कि मैनेजमेंट कंपनी का ठीक नहीं है, इस कंपनी का मैनेजमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है, नहीं तो ये खर्चे कम इस बार होने चाहिए थे पिछले क्वार्टर के मुकाबले। यही वजह है कि ना कंपनी के लॉस कम हो रहे हैं और ना ही कंपनी के जो कर्जे हैं वो कम होते हुए दिख रहे हैं। एक सुकून देने वाली खबर यह है कि Q4 का रिजल्ट जब आया था, उस समय कंपनी को जो टोटल लॉस हुआ था वो 853 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। लेकिन Q1 का जब रिजल्ट आया, उसमें कंपनी ने अपने लॉसेस को जरूर कम किए और इस बार उसका लॉस कम होकर आ गए सिर्फ 280 करोड़ रुपए के आसपास। यानी कि 853 से 280 करोड़ लॉस कम हो जाना, ये काफ़ी मतलब बड़ी बात है एक पेनी स्टॉक के लिए। उम्मीद है इस बार जो Q2 के नतीजे आएंगे, उसमें लॉस बहुत कम हो गया रहेगा, और जब लॉसेस कम हो जाएंगे ना, उसके बाद कंपनी धीरे धीरे कर्जे को कम करना शुरू करेगी और उसके बाद कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो जाएगी। अभी वर्तमान में देखेंगे तो इसके पास लगभग 4,500 करोड़ रुपए के आसपास कर्जा है, जो कि इसके मार्केट कैप से काफ़ी अधिक है। और रिजर्व कंपनी के पास कुछ नहीं, यानी कि फ्री कैश फ्लो, जो कैश पैसा होता है कंपनी के पास, वो बिल्कुल नहीं है। ऐसे में यदि कोई बुरा वक्त आता है तो कंपनी अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगी। सुकून देने वाली खबर सरकार की तरफ से आई है। सरकार के जो टेलीकॉम सेक्टर के मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा है कि अभी एक सप्ताह में तकरीबन 2500 टावर ही लगाए जा रहे हैं, जबकि इसको बढ़ाकर 10,000 किए जाने हैं। 10,000 टावर 5G के कम से कम हर एक सप्ताह में लगेगा, तब काम तेज़ी से होगा। तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं जीटीएल इंफ्रा को मिल सकता है, क्योंकि ये जीटीएल इंफ्रा और टीटीएमएल जैसे कंपनियां ही हैं, छोटी छोटी कंपनियां। देखिए, रिलायंस हो गया, जो एयरटेल हो गया, ये तो ये टेलीकॉम सेक्टर दिग्गज कंपनी, ये टावर लगाने का काम नहीं करती हैं। टावर लगाने का काम बेसिकली छोटी कंपनियां ही करती हैं, जैसे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर और टीटीएल जो टीटीएमएल कंपनी है। तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं इस कंपनी को मिल सकता है, और मिल रहा है, तभी कंपनी के जो लॉसेज हैं वो कम होते हुए दिख रहे हैं। और मैंने जैसे बताया कि आने वाले जो क्वार्टर रिजल्ट हो सकता है, इसमें लॉस कम होकर सिर्फ 50 करोड़ के आसपास रहने के अनुमान है।
दूसरी तरफ सरकार का प्लान है सैटेलाइट के जरिए भी लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करना। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़ा रेगुलेशन आने वाला है, और जब टेलीकॉम सेक्टर में रेगुलेशन आएगा तो उस सेक्टर में काम करने वाली जो कंपनियां हैं उनको निश्चित तौर पर फ़ायदा पहुंचेगा। तो कायदे से जो इस कंपनी के निवेशक हैं उनको घबराना नहीं चाहिए, उनको भी बने रहना चाहिए। अच्छे दिन देर सवेर आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से रिलेटेड जो बातें मैंने आपको बताई समझ में आया होगा। मन में कोई भी सवाल है तो आप उस कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आपके पास शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एंजल वन का, वहाँ पर जाकर आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।